हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की लेखपाल पटवारी की तैयारी जो है वो बेहतर चल रही होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि पिछले कुछ समय से मौसम वगैरह खराब रहा था, जिसके कारण से काफ़ी असुविधाएं भी हो गई थी। ठीक है, स्टूडियो वगैरह में भी दिक्कत हुई थी, डैमेज हो गई थी काफ़ी सारी चीज़ें। खैर, तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड की प्रैक्टिस में मैं आपको 18 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके थे, और आज जो मैं आपसे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराऊंगा वो 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस सेट आपका 3 दिन पहले ही आ जाता, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि थोड़ा सा फिर से उसके बाद जो है वो कंटिन्यू बारिश, पानी, जल भराव की समस्या जो है वो रहती है, तो उसके कारण से जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है नेट की। ठीक है, और आज भी मैं आपको बता दूं कि आज भी सुबह से जो है वो जियो फाइबर नहीं आ रहा है, तो क्लास अपलोड करने के लिए जो है वो नेट की जरूरत पड़ती है, मोबाइल डाटा से वो काम नहीं हो पाता है। खैर चलिए, तो देखिएगा, जो 5वां प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने आपको टॉपिक बताए थे। एक तो उत्तराखंड की मृदा, उत्तराखंड की वन संपदा, उसके अलावा भारत की मृदा और भारत की वन संपदा। कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक थे। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं हर 50 क्वेश्चन की सीट में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लूंगा। आपको करना क्या है कि आपको करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आप मतलब पूरे 1 महीने करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड मत रहिए, आप अपने इन टॉपिकों की तैयारी करिए, और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर जो है वो मेरे पढ़ाने से पहले जो है वो अपने मन में सोचिए, और उसके बाद कमेंट में उसका आंसर बताइए। ठीक है, और पहले ही मैं बता देता हूं कि जो आपकी अगली क्लास रहने वाली है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6, टोटल 18 होने हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपका एक तो उत्तराखंड में कृषि, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन। उत्तराखंड में ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कृषिगत समस्याएं, उत्तराखंड में सिंचाई, भारत में कृषि की विशेषताएं, और करंट अफेयर्स 2025 की जून की, यानी जून माह की करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको इसमें पढ़नी है, ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की कृषि और भारत की कृषि, और जो उत्तराखंड में पशुपालन है, मत्स्य पालन है, पुष्प है, सब्जी है, उसके अलावा जून 2025 की करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट जो हमें आज पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और आज से जो है आपकी कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको 10 कंप्यूटर की क्लास दी जानी है। उसके अलावा 4 से 5 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की, और ऐसी क्लासें जिसमें आपका सिलेबस लेखपाल पटवारी का कंप्लीट हो जाए। चलिए बात करते हैं। तो ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि 4 प्रैक्टिस सेट मैं पहले आपको करवा चुका हूं। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल वही रखा गया है जो आपका यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, और ऐसे क्वेश्चन को करते हुए बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। जितना आपने पढ़ चुके हैं अभी तक, जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, उस तैयारी को आपस में जोड़ करके और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो पहला कथन है, अच्छा, कथन को पढ़ने से पहले आपको यह पढ़ना है कि जो ये कूट दिए हुए हैं उनमें से सही पूछा है या गलत पूछा है। अगर सही पूछा है तो यहां पर सही का निशान लगा दीजिए पेपर करते हुए। उसका रीजन है, उससे आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा। अब हमें सही छांटना है, तो जो सही होगा उसको सही कर देंगे, जो गलत होगा उसको गलत कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में तराई एवं भावर क्षेत्र में दोमट एवं बालुई दोमट मृदा पाई जाती है। अब बात आती है तराई और भावर क्षेत्र क्या है, तो शायद मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा कि सबसे ऊपर जो क्षेत्र है उत्तराखंड में वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे जो क्षेत्र आता है वो है मध्य हिमालय, तो सॉरी महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद जो आता है वो आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद आता है दून व द्वार, जो घाटियां हैं, दून व द्वार घाटियां। उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक के बिल्कुल लगा हुआ जो क्षेत्र है उसका नाम है भावर, और भावर से अगला जो क्षेत्र है वो है तराई, तराई, और उसके बाद जो अगला क्षेत्र है वो है गंगा का मैदान। तो कुल मिलाकर के ये 8 प्रदेश आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है वो आपको 8 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको करवा दिया था। जिन लोगों ने वो वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, पहले वो 4 प्रैक्टिस सेट देख लेना,
और इस वाली पीडीएफ जो इससे पहली पीडीएफ मैंने दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा नहीं है, ऊपर के आपके जो जिले हैं उनमें है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, उसके बाद दून व द्वार घाटियां। दून व द्वार घाटियां जो है वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। और शिवालिक से जो लगा हुआ क्षेत्र है, मान लीजिए शिवालिक है, शिवालिक से जो लगा हुआ ये क्षेत्र है, ये होता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र होता है। भाबर क्षेत्र में खास करके क्या होती है कि जो मृदा होती है वो बेसिकली मोटी होती है, यानी यहाँ पर बालुई मृदा तो होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे मानिए कि मोटी बजरी जो होती है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, यानी जो बालू है वो बहुत मोटी होती है। और ये वाला जो क्षेत्र होता है आगे वाला, ये क्षेत्र होता है आपका तराई क्षेत्र। ये है तराई क्षेत्र, यानी भाबर क्षेत्र से अगली पट्टी जो होती है वो होती है तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र में जो है वो बेसिकली जो आपकी दोमट मृदा है, चिकनी दोमट, और ज्यादातर चिकनी दोमट होती है और कुछ हद तक बालुई मृदा जो है वो इसमें पाई जाती है। अब इन दोनों का से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए दोनों में मेन अंतर क्या है। जो भाबर क्षेत्र है, अब इसमें मोटे पत्थर है, आप इसमें अगर पानी डालोगे तो जैसे हम रेतीली भूमि में या मोटे कंकड़ वाली चीज में पानी डालते हैं तो वो पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो होता क्या है, ये वाली जो भाबर वाला क्षेत्र होता है, आप जितना पानी डालोगे वो सब मोटे कंकड़ों से नीचे चला जाएगा, यानी ये जल धारण करने की क्षमता भाबर क्षेत्र में नहीं होती। साथ ही साथ मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जिसके कारण से ये भाबर वाला क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है। लेकिन जो इससे अगले वाला क्षेत्र होता है, जैसे भाबर क्षेत्र की मैं बात करूं तो जब आप शिवालिक से निकलेंगे तो जितना क्षेत्र भी नीचे का आता है, जहां पर खनन होता है, जहां पर नीचे खोदने पर मिट्टी के नीचे मोटे पत्थर मिलते हैं, वो सब भाबर है। तो भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होता, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे वहां पर जो है वो ज्यादातर खनन वगैरह का काम होता है, यानी नीचे से रोड़ा वगैरह निकाल करके फिर उसे करेशन वगैरह में काट करके और फिर उससे जो है बिल्डिंग मटेरियल तैयार किए जाते हैं। जो तराई वाला क्षेत्र होता है, ये तराई वाले क्षेत्र में जो मृदा होती है वो चिकनी दोमट होती है और बारीक होती है। तो होता क्या है, जब इस पर पानी पड़ता है तो इसकी जलधारण क्षमता ठीक होती है, यानी ये पानी को रोकने की क्षमता होती है। आप इसमें पानी भरोगे तो पानी को ये रोक लेगी। तो तराई क्षेत्र में ये क्षमता होती है कि वो ऊपर के पानी को जो है वो रोक लेती है। और तराई क्षेत्र में एक बात और होती है कि इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यानी आप नीचे गड्ढा करोगे तो आपको नीचे भी पानी मिलेगा, तराई क्षेत्र के नीचे भी आपको पानी दिखाई देगा। इसलिए ये क्षेत्र जो है वो आपका उपजाऊ होता है, और खास करके उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, उसके अलावा हरिद्वार हो गया, इस वाले क्षेत्र में ये तराई क्षेत्र व्यापक तौर पे फैला हुआ है, और जिसमें मेनली जो है वो आपका धान की खेती और गन्ने की खेती प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट है, उत्तराखंड में तराई और भाबर क्षेत्र में दोमट एवं बालुई दोमट मृदा पाई जाती है, हाँ कुछ हद तक। और जो ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर मोटे पत्थर भी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सही लेंगे। उच्च हिमालय क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का प्रभुत्व होता है। देखिए लैटेराइट मृदा बड़ी फेमस मृदा है। लैटेराइट मृदा पाई जाती है भारत के उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो वर्षा के कारण से जो वर्षा का जल होगा वो उस मिट्टी में घुले हुए जितने भी ऐसे पदार्थ होंगे जो पानी में घुल जाते हैं, खास करके ये अल्काइन टाइप के पदार्थ होते हैं, ये घुल करके चले जाते हैं नीचे, जिसके कारण से जो मृदा है उसमें लौह तत्वों की अधिकता हो जाती है, खास करके अम्लीय तत्व बढ़ जाते हैं, और ऐसे में ये मिट्टी जो होती है ये हो जाती है अम्लीय। तो यदि मैं आपसे ये बात कहूं कि जो लैटेराइट मृदा है वो एक अम्लीय मृदा है, बिल्कुल सही बात है, लैटेराइट मृदा एक अम्लीय मृदा है। आपको पता होगा कि अम्लीय मृदा में खेती करना बेहतर नहीं होता, मतलब उतना आसानी से खेती नहीं होती, फिर भी कुछ खेती इस लैटेराइट मृदा में बेहतर हो जाती है, जैसे चाय वगैरह की खेती, जैसे काजू वगैरह। तो काजू हो गया, चाय हो गया, क्योंकि ये जो आपको पता होगा कि जो अम्लीय मृदा में जो पौधे उगने की क्षमता रखते हैं उनको बेसिकली जाइलोफाइट कहा जाता है, और चाय जो है वो अम्लीय मृदा में उगने की क्षमता रखती है। चाय का पौधा, काजू भी इसी प्रकार से अम्लीय मृदा में सर्वाइव कर जाता है। तो ध्यान रखना, जहां भी ज्यादा वर्षा होगी वहां पर जो मृदा बनेगी वो लैटेराइट बनेगी। और इस बात को आप ऐसे समझिए कि वो इसलिए बन रही है क्योंकि जो उसमें क्षारीय तत्व हैं वो पानी के साथ घुल के कहां चले जा रहे हैं, नीचे। इस घटना को निक्षालन कहते हैं, यानी मृदा की ऊपरी परत से नीचे क्षारीय तत्व चले गए,
तो ऊपर कौन से रह गए आपके, ये रह गए अम्लीय तत्व। तो इसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है, जो लौह तत्व होते हैं उनकी अधिकता होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लैटेराइट मृदा होती है उससे बेहतर बिल्डिंग मटेरियल भी बनाए जाते हैं। यानी सोचिए लौह तत्वों की अधिकता है, अगर इससे हम ईंट बनाएं या कोई और चीज बनाएं तो वो बड़ा स्ट्रांग होगा। रीजन है उसमें पानी में घुलने वाली चीजें तो सब निकल गई हैं, अब तो वो चीजें हैं जो पानी में नहीं घुलेंगी। तो इससे बनी हुई जो ईंट होगी, बिल्डिंग मटेरियल होगा, उस पर पानी का इफेक्ट जब बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए जो लैटेराइट मृदा है वो पानी के लिए बहुत बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है, ईंट वगैरह बनाने के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। अब बात है ये भारत में लैटेराइट मृदा कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी जहां ज्यादा वर्षा होती है, खास करके जो आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, वहां पर कुछ भाग में आपको लैटेराइट मृदा मिल जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर, जो पूर्वोत्तर भारत है वहां भी आपको पता होगा, देखिए भारत में 200 सेंटीमीटर से वर्षा खास करके दो ही जगह देखने को मिलती है। एक तो पश्चिमी घाट पर जहां से आता हुआ मानसून आता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ज्योग्राफी की क्लास में आपको समझाया था अच्छे से एप्लीकेशन पर। उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर, यहां पर भी मानसून का प्रभाव ज्यादा होता है, इन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहां पर जो मृदा होती है वो आपकी कैसी होती है, लेटराइट। ठीक है, प्रॉपर लेटराइट नहीं, कुछ हद तक लेटराइट मृदा का निर्माण यहां पर होता है। उत्तराखंड में आपको लेटराइट मृदा देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपको मृदा मिलेगी वो मिलेगी पर्वतीय छिछली मृदा। जब आप ऊपर जाओगे, बिल्कुल ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में, जहां ये लिखा हुआ है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है बिल्कुल, तो वहां पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है पर्वतीय छिछली मृदा। छिछली मृदा का मतलब ऐसे मानो कि ये इस मृदा की जो परत होती है बहुत पतली होती है, ये एक अपरिपक्व मृदा है। यानी आप थोड़ा सा हाथ मारोगे मृदा हट जाएगी, नीचे चट्टान आपको दिखाई देगी। इसलिए जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं ऊंचाई पर, वहां पर आपको बहुत ज्यादा वनस्पति दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मृदा अभी बनी नहीं है, मृदा प्रोसेस में है, मृदा बन रही है। और इस प्रकार की मृदा को क्या कहा जाता है, पर्वतीय छिछली अपरिपक्व मृदा कहा जाता है। ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा है गढ़वाल एवं कुमाऊं के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूरी वन मृदा पाई जाती है। हाँ, ज्यादातर मृदा जो आपको उत्तराखंड में दिखाई देगी पर्वतीय क्षेत्रों में, हालांकि उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की मृदा होती है। कहीं पर जैसे नैनीताल, भीमताल, वहां क्वार्टजाइट मृदा भी जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है, कहीं भस्मी मृदा, कहीं पीली मृदा, ठीक है, कहीं पर उप पर्वतीय मृदा देखने के लिए मिलती है। मतलब कई टाइप है मृदा के। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र में जहां आपको वनस्पति मिल रही है, देखिए उत्तराखंड क्षेत्र में ज्यादातर जो वनस्पति आपको दिखाई देती है, जो डेंसिटी दिखाई देती है, वो देती है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। उससे नीचे आओगे तो जो डेंसिटी है वनों की वो कम होती है, ऊपर जाओगे वो भी कम होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो आपको मिलती है देखने के लिए वो लगभग मिलती है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। तो बेसिकली ये जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहां पर देखने के लिए मिलती है आपको भूरी वन मृदा। तो ये सही है, ज्यादातर जो देखने के लिए मिलती है वो भूरी वन मृदा मिलती है। ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा यहाँ पहला और तीसरा सही है। मुझे लगता है कि मैं लगभग 10 मिनट में ये क्वेश्चन आपको समझा पाया, लेकिन पहले क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला है भावर क्षेत्र की मृदा जल को तेजी से सोख लेती है। सही है, अभी मैंने पढ़ाया था भाई, मोटे पत्थर होते हैं, मोटे कंकड़ होते हैं, तो पानी उस पर गिरेगा तो वो नीचे चला जाता है, तो इसलिए इसकी जलधारण क्षमता नहीं होती और इसलिए ये भैया उपजाऊ भी नहीं होती है। ये सही है। तराई क्षेत्र की मृदा जलधारण क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। वहां आप पानी, बारिश का पानी पड़ेगा, खेतों में पानी भरा हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तराई है, तो ऐसे में वहां पर जो है वो मृदा की जलधारण क्षमता ठीक ठाक होती है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, यानी आंसर होगा ए, दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ रहे? लेवल तो चेंज हुआ ही है, इन लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब बताइए इसका क्या होगा भाई। पहला है पर्वतीय मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। बात यह है कि पर्वतीय जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो जैविक पदार्थ का मतलब हो गया जो भी वनस्पतियां हैं, उनके जो भी उनके जीवाश्म हैं,
जीव जंतुओं के जीवाश्म हैं, खास करके यहाँ पे मतलब जो है वो वनस्पतियों के जीवाश्म से है। तो आप सोचिए उत्तराखंड में वनस्पति काफी ज्यादा है, ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो बाकी राज्यों के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में जो वनस्पतियों का कचरा होता है, जो भी उनसे पत्तियां गिरती हैं, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। जब आप कभी जाते हैं पहाड़ों पर तो आपने देखा होगा कि जब आप उतरते हैं और साइड में देखते हैं वन वगैरह, तो वहां पे नीचे पूरे का पूरा भरा रहता है, तो पूरा जैविक पदार्थ बिखरा रहता है। और कई बार यही जैविक पदार्थ जो है जब अपरिपक्व अवस्था में होता है तो ये आग का कारण भी बन जाता है। तो ये बात तो सही है, पर्वतीय मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ये सही है भाई, ठीक। दूसरा है तराई क्षेत्र की मृदा मुख्यतः काली कपासी होती है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर आपको खास करके चिकनी दोमट मृदा देखने के लिए मिलती है, जिसकी जलधारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये जो काली कपासी मृदा है, जो कि इसे कपासी इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें कपास बढ़िया होता है, ये ध्यान रखिएगा। कपास बढ़िया होता है कौन सी मृदा में? काली मृदा में। और ये जो काली मृदा है ये आपको देखने के लिए मिलेगी भारत में, जो दक्कन का पठार है वहां पर, खास करके महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए प्रॉपर तरीके से ये मृदा मिल जाएगी। कुछ भाग मध्य प्रदेश, कुछ भाग कर्नाटक, वहां पर ये फैली हुई है। इसके कुछ और नाम भी हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और इसके अलावा एक नाम इसका और है, इसे चरनोजम भी कहा जाता है। ये काले गोरे नाम तो हम इंडियंस रख देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर मृदा की बात करें तो वो लोग इसे चरनोजम कहते हैं। यानी चरनोजम मृदा में वही सब पोषक तत्वों की विद्यमानता होती है जो कि काली मृदा में होती है। अब बात आती है इसके काले होने का क्या कारण है। काले होने का कारण है इसकी पितृ चट्टान, यानी ये जिस चट्टान से बनती है उस चट्टान को हम बोलते हैं बेसाल्ट। तो बेसिकली जो पतला लावा होता है उस लावे से निर्मित चट्टान बेसाल्ट, और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है ये मृदा काली। काली मृदा का रीजन ये मत समझना कि इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, नहीं होता। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, भारत में जितने प्रकार की मृदाएं हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मृदाओं को 8 भागों में बांटा है। भारत में जितनी भी मृदाएं हैं उसमें खास करके आप 3 चीजों की कमी तो आप देखोगे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी हर एक मृदा में है, हर एक मृदा में आपको नाइट्रोजन की कमी दिखाई देगी। उसके अलावा दूसरा है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जैविक पदार्थों के गलने से, नष्ट हो जाने से जो पोषक तत्व मृदा में बढ़ते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर पर्वतीय क्षेत्रों में तो ह्यूमस होता होगा, वहां तो बहुत जैविक पदार्थ होते हैं। नहीं होता, उसका एक बड़ा रीजन ये है, जैविक पदार्थ को ह्यूमस में बदलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एक बेहतर टेम्परेचर होना जरूरी है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ा कारण है, इसलिए भारतीय मृदाओं में ह्यूमस की कमी होती है। और अगर पर्वतीय क्षेत्रों में टेम्परेचर ठीक ठाक रहे तो ये सब जैविक पदार्थ ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पर्वतीय मृदा है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी तो होती ही होती है। इसके अलावा अगर एक मैं ले लूं तो मैं कुछ हद तक फास्फोरस को बोल सकता हूं, लेकिन कुछ मृदाओं में फास्फोरस ठीक ठाक पाया जाता है। लेकिन ये 2 तो ऐसे हैं जिनकी कमी भाई होती ही होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काली मृदा जो बेसिकली है वो आपको दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में देखने के लिए मिलती है, कपास के लिए बेहतर होती है। तो ये वाला गलत है और पहला वाला सही था। सिल्ट, वह रेतीली मृदा अधिकतम विस्तार भावर क्षेत्र में। यहां रेतीली और सिल्ट मृदा मतलब रेतीली थोड़े मोटी, उसमें कंकड़ हो, बिल्कुल। तो जो रेतीली यानी बालुई टाइप की जो मृदा होती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी भावर क्षेत्र में। आप जो भावर क्षेत्र में गए होंगे, जो तराई क्षेत्र से ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी जैसे ही आप तराई क्षेत्र से पहाड़ पे जाते हैं, शिवालिक पे जाते हैं, जैसे जो लोग कुमाऊं क्षेत्र के होंगे तो जब वो उधम सिंह नगर से चढ़ करके रामनगर की साइड जाते होंगे तो वहां पर जो खेत वगैरह दिखाई देते हैं, वहां से जो खनन होता है आप देखेंगे कि नीचे रेत निकलती है। और रेत में जब आप पानी डालते हैं तो आप देखोगे वो पानी दिखाई नहीं देता, क्योंकि रेत में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती। रेत जो है वो जल कहां चला जाता है? अंदर नीचे चला जाता है। बात समझ रहे हैं इस बात को? तो ये शिष्ट और रेतीली मृदा अधिकतम विस्तार भावर क्षेत्र में है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए यहां पर स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट तीसरा बिल्कुल सही है और दूसरा वाला जो है वो गलत है, यानी आंसर होगा यहां पर ए। क्लियर?
नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला है, निम्न दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही, पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इतना तो देख ही लें कि इसमें सही पूछा हुआ है या इसमें गलत पूछा हुआ है। तो कौन से सही हैं? अलकनंदा और भागीरथी घाटियों में नदी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो, मैं आपको एक बात ये बता दूं, कोई सी भी नदी घाटी होगी तो उसमें कुछ हद तक आपको जो है वो जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन नदी क्या होती है, जब नदी अपनी यौवन अवस्था में होती है तो वो अवसाद को छोड़ती नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो ढाल है कि वहां पर वो मृदा को छोड़ेगी नहीं। वहां पर वो मोटे पत्थर को तो छोड़ देगी, लेकिन जो मृदा है उसको वो आगे बहा के ले जाएगी। और आप देखेंगे जब हरिद्वार आप निकल करके आते हैं, आप देखते हैं तो वहां पर जो है वो कुछ हद तक पर्वतीय क्षेत्र से गंगा निकल के बाहर आ जाती है, उसका वेग कम हो जाता है और ऐसे में वो क्या करती है, मृदा का निक्षेपण करती है। खैर, वैसे नदी घाटियों में कुछ हद तक आपको देखने के लिए जो है वो कौन सी मृदा मिलती है, जलोढ़। अरे जलोढ़ मृदा का मतलब ही है जल के द्वारा जो कुछ बहा करके लाया गया है उसे हम कहते हैं जलोढ़। अगर वो पतली है तो वो जलोढ़ मृदा है जो कि उपजाऊ होती है। और भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में जो मृदा फैली हुई है, पूरा उत्तर भारत, वो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, क्योंकि यहां पे भागीरथी घाटियां भी दे रखी है और अलकनंदा भी दे रखी है और भागीरथी ही आगे चल के किसका रूप लेती है, दोनों मिलकर किसका रूप लेती हैं, गंगा। तो फिर तो गंगा पूरी की पूरी हुई। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत नहीं मानेंगे, इसको हम सही मान लेते हैं। अभी और देखते हैं नीचे। उच्च हिमालय में लेटराइट मृदा, मैंने अभी बताया था, उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय छिछली मृदा होती है जो अपरिपक्व होती है, एक पतली लेयर होती है। ये गलत है। तो सही पूछा है, दूसरा वाला गलत हो गया, यानी आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता। और इन दोनों में पहला वाला तो है ही है, इसलिए हमने पहले वाले को सही मान लिया। भाबर की मृदा खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। नहीं भाई साहब, अत्यंत उपजाऊ नहीं होती है। आपको पता है भाबर तो उपजाऊ नहीं होती, तराई उपजाऊ होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए, पहला सही है। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चंस को भी सही से लगा लोगे तो आप देखिए, भले ही पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना मिले, लेकिन इसमें से स्टेटमेंट आपको एक ना एक मिल जाएगा। जैसे 4 क्वेश्चन लगाए तो चारों का अलग अलग स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। यही फायदा होता है जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पढ़िए। भाबर क्षेत्र की मृदा जल को शीघ्र सोख लेती है, इसलिए यहां सतही जल उपलब्ध नहीं रहता है। बिल्कुल, भाबर क्षेत्र में सतही जल नहीं होगा। बारिश पड़ेगी, पानी नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं कि भरा हुआ है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तराई क्षेत्र की मृदा अधिक उपजाऊ और जल धारण क्षमता वाली होती है, स्टेटमेंट ये भी सही है, पहला भी सही है और ये भी सही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का प्रभुत्व होता है, ये कैसे सही हो सकता है? जलोढ़ मृदा आपको दिखाई देगी जहां पर नदियां अपना अवसाद छोड़ती हैं, और नदियां अपना अवसाद कहां छोड़ेंगी, जब उनका वेग कम हो गया होगा। और वेग उनका आकर के कहां कम होगा, जहां मैदानी क्षेत्र होगा। यानी आपको हरिद्वार वाले क्षेत्र से आपको जलोढ़ का निक्षेपण बेहतर तरीके से दिखाई देगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में तो ज्यादा से ज्यादा मोटे पत्थर होंगे जो नदी निक्षेपित करती है, सूक्ष्म मृदा वो निक्षेपित नहीं करती। तो तीसरा गलत है, आंसर होगा यहां पर केवल 1 और 2। क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखिएगा, थोड़ी स्पीड तेज कर लेते हैं, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी भाई। जीएस की प्रैक्टिस मैं आपको पूरी करवा चुका हूं 16-17 सेट में, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा। लास्ट में समय मिला तो और भी कर लेंगे। पहला कथन है, ये कथन और कारण वाले हैं। पहला कथन है, पर्वतीय मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। तो पर्वतीय मृदा की बात चल रही है, आप खुद सोचिए, जो पर्वतीय मृदा होगी उसमें मोटे पत्थर होंगे, पतली बालू तो होगी नहीं। तो ज्यादा पतली बालू तो आपको नीचे मिलेगी तराई वाले क्षेत्र में, तो मोटे पत्थर होते हैं। इसलिए ये बात सही है कि पर्वतीय मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। पानी डालोगे तो वो पानी नीचे पहाड़ों के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और यही कारण है कि वहां पहाड़ों पर आपको ना जल के स्रोत मिलते हैं, कि पहाड़ों से कहीं से पानी निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है। क्योंकि रीजन क्या है, वो ऊपर से पानी रिस रिस के नीचे आ रहा है।
पर्वतीय मृदा में अधिक मात्रा में रेतीले कण व पत्थर होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए जब ये वाली चीज के कारण से ये घट रहा हो तब ऐसे में आंसर होता है ये, यानी दोनों सही हैं और रीजन ही है जो कथन को सही कर रहा है, यानी यहां पर कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है और ऐसे में यहां का आंसर क्या होगा, ए होगा। इसी के कारण होने से, रेतीले और पत्थर पाए जाने के कारण से ही उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है, इसको एक बार देखिए आप लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार आंसर लगाइए इसका आप अपने से। अलग अलग कूट दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरे साइड भी कुछ चीज बातें दे रखी है कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा देखने के लिए मिलती है। हमें तो यह पता है कि नदी घाटी वाला क्षेत्र जो होगा वहां पर अवसाद का जमाव होगा, तो यहां पर क्या जमा होगी आपकी, जलोढ़, यानी जो अवसाद होगा वो जमा होगा, जलोढ़ जमा होगा, यानी इसका क्या होगा, चौथे का ए होगा। चौथे का ए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी आंसर अगर आप पकड़े तो आंसर तो पकड़ में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं हम सही एग्जैक्ट क्या है। तो एग्जैक्ट देखिएगा, भाबर क्षेत्र में कौन सी मृदा होती है, रेतीली मृदा होती है। रेत को बालू भी बोलते हैं और मुझे लगता है शायद पर्वतीय क्षेत्र में बालू ही कहते होंगे। हम तो नॉर्मल मिट्टी किसी को भी बालू बोल देते हैं, लेकिन बालू का मतलब मेन जो होता है वो रेत से होता है, यानी सैंड से। तो भाबर क्षेत्र में क्या मिलेगी आपको, बालू ही देखने के लिए मिलेगी, यानी पहले का क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में पतले कण होते हैं बहुत ज्यादा, यानी चिकने टाइप की मृदा होती है। पानी के पड़ने से वो जकड़ करके एक सतह बना लेती है जिससे पानी उसके ऊपर रुक जाता है। तो तराई क्षेत्र में कौन सी मृदा होगी, चिकनी दोमट मृदा होगी, ये ध्यान रखिएगा। और मध्य पहाड़ी क्षेत्र में मैंने आपको बताया था जहां पर वन आपको देखने के लिए मिलते हैं वहां पर होती है भूरी वन मृदा, समझ रहे हैं। तो जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपको भूरी वन मृदा देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं में से सही विकल्प चुनिए कि कौन कौन सी मृदा आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगी। तो उत्तराखंड में बालुई दोमट मृदा मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कहां मिलेगी ये, भाबर क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा कहां मिल जाएगी, नदी घाटी क्षेत्र, मेन हरिद्वार जो गंगा का मैदान है। लाल लेटराइट मृदा कहीं नहीं मिलती है। लेटराइट मृदा मैंने आपको बता दिया, ये वहां मिलती है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी जो पश्चिमी तट है और उसके अलावा पूर्वोत्तर है वहां। भूरी वन मृदा आपको मिल जाती है, बेसिकली जो पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर आपको भूरी वन मृदा देखने के लिए मिलती है जहां पर वन पाए जाते हैं। तब ऐसे में आंसर होगा पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, यानी आंसर होगा बी। तो इसका आंसर बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुमाऊं के तराई क्षेत्र, तराई व भाबर क्षेत्र में मुख्यतः बालुई दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है, तराई में हालांकि चिकनी दोमट होती है और भाबर में बालुई दोमट होती है। जोशीमठ और मुंशियारी क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। अब देखिए जोशीमठ और मुंशियारी जो है वो उच्च क्षेत्र है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर है ये, आपको वहां पर जो है वो आपका महान हिमालय क्षेत्र दिखाई देगा, तो वहां पर पर्वतीय मृदा देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, पर्वतीय मृदा में भी कई टाइप होते हैं। सबसे उच्च क्षेत्र में पाई जाती है पर्वतीय छिछली मृदा, उससे नीचे आएंगे तो उसके बाद उप पर्वतीय मृदा। अगला है नदियों के किनारे जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। हाँ, जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। तो स्टेटमेंट पहला भी सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी सही है, स्टेटमेंट तीसरा भी सही है और आंसर तीनों सही होंगे, यानी आंसर होगा डी, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला है भाबर क्षेत्र की मृदा कौन सी विशेषता सही है। तो सीधी सी बात है, उसकी जलधारण क्षमता बहुत कम होती है भाबर की। अत्यधिक जलधारण क्षमता होती है, गलत। अत्यधिक उपजाऊ होती है, गलत। जल को शीघ्र सोख लेती है, सही है। अत्यधिक क्षारीय होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, अत्यधिक क्षारीय नहीं होती है। यहां पर मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि देखिए जो मृदा होती है
वो वही उपजाऊ होगी जिसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होगी, यानी जो ना क्षारीय होगी और ना अम्लीय होगी वो अच्छी होती है। ध्यान रखना, अगर मृदा क्षारीय है वो भी उपजाऊ नहीं होती, अगर मृदा अम्लीय है वो भी उपजाऊ नहीं होती। वो अलग बात है कि कुछ रेयर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन वनस्पतियों में हो जाते हैं। क्षारीय मृदा वहां पाई जाएगी जहां पर कम वर्षा होगी, क्योंकि कम वर्षा में बाष्पीकरण ज्यादा होगा और नीचे के क्षारीय तत्व केशिका प्रोसेस के कारण से जो भी क्षारीय एल्काइन तत्व होंगे वो पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली सतह पर आ जाएंगे, तो वहां पर क्षारीय तत्व, क्षारीय मृदा बनेगी। ये बेसिकली क्षारीय मृदा आपको शुष्क क्षेत्रों में दिखाई देगी, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहां पर आपको दिखाई देगी। अम्लीय मृदा वहां होती है जहां ज्यादा वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इस मृदा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेटराइट मृदा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन बात आती है अगर अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाना है तो उसमें क्या मिला दिया जाए, तो अम्लीय मृदा में उपजाऊ बनाने के लिए उसे चूना मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका जिप्सम। जिप्सम, तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, सही है। क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए यहां पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बेसिकली कौन सी मृदा पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया, जहां वनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बेसिकली 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और वहां पर जो वनस्पति देखने के लिए मिलती है उस वनस्पति का नाम है भूरी वन मृदा। याद रखिएगा, भूरी वन मृदा आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों के किनारे में पाई जाने वाली उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, इजी क्वेश्चन है, ये बता चुका हूं मैं आपको। आंसर क्या होगा, जलोढ़। और भारत में सबसे विस्तृत जो पाई जाती है जो मृदा है वो कौन सी है, आपकी जलोढ़ है। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ है, उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन है सही कथन है। पर्वतीय मृदा की बात चल रही है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो पर्वतीय मृदा है, लेकिन पर्वतीय मृदा में कई भेद होते हैं। जैसे मैंने बताया, पर्वतीय छिछली मृदा होती है, ऐसे ही उप पर्वतीय मृदा होती है, एक चारागाह मृदा होती है, एक शिवालिक क्षेत्र में टर्सरी मृदा पाई जाती है। इसी प्रकार से कहीं कहीं भस्मी मृदा देखने के लिए मिलती है। नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में तो ज्वालामुखी मृदा भी देखने के लिए मिलती है और साथ साथ क्वार्ट्ज मृदा भी देखने के लिए मिलती है। तो ये कई सारे इसके उप मृदा क्षेत्र हैं। तो पर्वतीय मृदा के संबंध में कौन सी बात सही है, इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ये कि नहीं है सही भाई, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यह कड़ी और बंजर होती है। हाँ, जलधारण क्षमता कम होती है तो हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि बंजर होती है, लेकिन कहीं कहीं पर उपजाऊ भी है, हम बिल्कुल बंजर नहीं कह सकते। अगर बंजर होगी तो वहां पर आपको वनस्पति कैसे मिलेगी, इतना वन क्षेत्र कैसे मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो लिखा हुआ ना, यह कड़ी और बंजर होती है, इसे हम पूरी तरीके से सही नहीं मानेंगे। कुछ क्षेत्र है, और बंजर तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ अनुपजाऊ कह सकते हैं, हम बंजर नहीं कहेंगे। बंजर तो बिल्कुल वो क्षेत्र हो गया जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए वनस्पतियां हैं, ये हैं, हाँ कृषि की कुछ फसलों के लिए वो क्षेत्र उपजाऊ नहीं है, उसका बहुत सारे रीजन है वहां पर। खैर, ये वाला जो है वो आपका गलत होगा, ये वाला सही होगा। यहां सदैव जलोढ़ प्रकृति की मृदा प्रकृति की होती है, यहां सदैव जलोढ़ प्रकृति की मृदा होती है। सदैव मतलब हमेशा या पूरे क्षेत्र में जलोढ़ है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, कई सारी मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, भाबर क्षेत्र में। अच्छा, आप कहेंगे सर हम एक ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, रीजन है, मैंने 18, आप सोचिए कि 18 सेट आपने कराने हैं और उसमें मैंने 2-2, 3-3 टॉपिक लिख दिए हैं, तो फिर हमें उस हद तक क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, इतने सारे क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऐसे, अच्छा आपको क्या करना है अपने से थोड़ा सा काम, ये कि जो उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के PYQ हैं मिट्टी वाले, उससे या कुछ ऐसा है, उनको आप अपने स्तर से लगा लेना। ठीक है, मैं थोड़े से सही लेवल से क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि अब परीक्षा वाणी वगैरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी वहां से कुछ हेल्प आपको मिल सकती है। तो वो वाले क्वेश्चन या किसी अन्य कोचिंग के कुछ क्वेश्चन हो, आपको मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं,
जो जहां से पढ़ा रहा है वहां से पढ़िए। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप यही पढ़ें, मुझ पे आधारित रहे, नहीं भाई, जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से ले लीजिए। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ये बात ध्यान रखिए। कोई बच्चा एक जगह से पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे कि एक जगह से पढ़ के हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से पढ़ने वाले तो हजारों बच्चे हैं, उनका सबका नहीं हो जाएगा क्या। थोड़ा कुछ बच्चा अपने से करता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्लास नहीं देख रहे होंगे, तो मे भी यहां से आपको 2 4 5 10 क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए, ज्यादा भी मिल सकती है, तो वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो जहां ज्ञान बट रहा है वो आप करिए, लीजिए उसको। ठीक है, चलिए। भाबर क्षेत्र में खेती करना क्यों कठिन हो जाता है? मृदा में पोषक तत्वों की कमी है, और देखते हैं पोषक तत्व है। सबसे बड़ी बात है कि वो मृदा जो है वो जल को तेजी से सोख लेती है, जल नीचे चला जाता है इसके, और ये सबसे बड़ा कारण है कि भाबर क्षेत्र में कृषि बेहतर नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, जल्दी ही क्या है, अभी मैं 2-3 स्टूडियो नए तैयार करवा रहा हूं। अभी क्या है कि हमारे पास ऑफलाइन क्लास में कैमरे हैं, बाकी स्टूडियो की उतनी मैंने बताया ना, जहां हमारी क्षेत्र में कोचिंग है, तो वो उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह वहां पर नहीं पहुंची। आप सोचिए जियो फाइबर भी अभी कुछ समय पहले ही पहुंचा है, तो काफी सारी हमें चैलेंज आते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर रोज क्लास नहीं हो पा रही, ये नहीं, तो कर रहे हैं हम भी साथ में, लेकिन बहुत वो रहना पड़ता है। आप सोचिए कि ये क्लास जो है वो मैं अब नाइट में बना रहा हूँ, ठीक है, और नेट की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि क्लास आपको शायद मॉर्निंग में मिले या कल मिले। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी, और जब प्रॉपर तरीके से आपके स्टूडियो वगैरह तैयार हो जाएंगे, व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, तब जो है आगे कंटिन्यू क्लास चलेगी। चलिए, अगला कथन है, 2 कथन दे रखे हैं, उनमें बताना कौन सा सही है। उत्तराखंड के वन उत्पादों में राल, राल क्या होता है जी? राल होता है जी लीसा। ये लीसा क्या होता है? लीसा होता है जो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़, चीड़ का पेड़ आपने सुना होगा, पर पहाड़ों के लोग हैं, आप तो जानते हैं अच्छे से चीड़ को। तो जो चीड़ का पेड़ होता है उससे लीसा प्राप्त किया जाता है, जिसे राल कहते हैं। और बेसिकली इसका प्रयोग जो है वो तारपीन का तेल बनाने में, जो पेंट में तेल वगैरह मिलाया जाता है, उन सब चीजों में किया जाता है। तो ये सही है। लकड़ी, जड़ी बूटी, रेसा, ये सब चीजें प्राप्त करी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त करी जाती हैं। और मैं कह रहा हूं ये जो वन उत्पाद हैं, ये उत्तराखंड की वो भी हैं, मतलब एक तरीके से ये नींव भी हैं। ठीक है, यहां से बहुत हद तक ऐसी हिमालयी जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, जिन पर आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्यात विश्व भर में किया जाता है, नेशनल लेवल पर बाकी राज्यों के साथ किया जाता है। तो नो डाउट ये सही है। दूसरा है, भाबर और तराई क्षेत्र में साल के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वो पर्वतीय वनस्पति है, लेकिन पर्वतीय वनस्पति जो है वो कई टाइप की होती है। जो पर्वतीय के निचला क्षेत्र होता है, नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, खास करके पर्वत से के शुरू होने से जो नीचे वाला क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, वहां पर आपको जो है वो पतझड़ वन दिखाई देते हैं। पतझड़, पतझड़ वन। और पतझड़ वन क्या होते हैं? इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो वन होते हैं जो एक खास ऋतु में आकर के अपने पत्ते गिरा देते हैं, और बेसिकली इन्हें कहा जाता है आपका, इसी में आते हैं पतझड़ में, जैसे साल है, जैसे सागौन है, और जैसे शीशम है। साल, सागौन, शीशम, ये क्षेत्र। तो जो तराई क्षेत्र है, वहां पर आप वन में जाओगे, भाबर क्षेत्र के वनों में जाओगे, तो आपको जो खड़े हुए वन दिखाई देंगे वो यही दिखाई देंगे। साल भी दिखाई देगा, सागौन भी, शीशम भी, ये वाले वृक्ष आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे समशीतोष्ण वनस्पति आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको कोणधारी वन देखने शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर अल्पाइन वन देखने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तो वनों की जो वो है प्रकृति है, वो चेंज होती चली जाती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में है, और भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो भी पतझड़ है। पतझड़, जिन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है, यानी हम जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी जलवायु हमारी उष्ण कटिबंधीय है। और पर्णपाती वन जो है वो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। पूरे का पूरा मध्य भारत में जो है वो विस्तार है पर्णपाती वनों का। हालांकि एक सदाबहार वन भी होते हैं, लेकिन सदाबहार वन वहां होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और ये वन केवल आपको भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। एक तो पश्चिमी घाट क्षेत्र, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है।
इसके अलावा एक अंडमान निकोबार क्षेत्र, वहां पर आपको सदाबहार मिलेंगे, और एक आपका पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर का कुछ भाग, वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सदाबहार वन है वो 3 ही क्षेत्रों में केवल देखने के लिए मिलते हैं, पश्चिमी घाट, एक पूर्वोत्तर, और इसके अलावा एक अंडमान निकोबार क्षेत्र। बाकी भारत में सबसे ज्यादा जो वन विस्तृत है वो कौन से हैं आपके, वो वन है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। और आप अगर ये देखेंगे भावर और तराई वाला क्षेत्र, तो यहां पर भी आपको यही वाले वन दिखाई देंगे, और बेसिकली इसमें हम बात करते हैं साल, सागौन, शीशम की, ठीक है। ये सदाबहार वन नहीं है, ध्यान रखना, नाम से कभी सोचो सदाबहार है, नहीं, ये सदाबहार वन नहीं है। सदाबहार वनों में कौन कौन से आते हैं, जैसे महोगनी हो गया, जैसे रोजवुड हो गया, ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, तो ये सब जो है वो आपके सदाबहार में आते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा, दोनों सही है, यानी आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है चीड़ के वन मुख्यतः 800 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हाँ, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तब आपको कोणधारी वन मिलने शुरू हो जाते हैं, और औसतन देखिए आप किताबों में अलग अलग देखोगे तो अलग अलग ऊंचाई आपको दी होगी, लेकिन हाँ लगभग चीड़ के वन जो है वो लगभग 800 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, चीड़ के वृक्ष जो होते हैं। और देवदार के जो वृक्ष हैं वो और ऊंचाई पर मिलेंगे, यानी आप 1800 से ऊपर जाओगे 3000 मीटर तक, तो आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे देवदार, ठीक है, जो प्रमुख वनस्पति है, तो वहां पर आपको देवदार वनस्पति देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। चीड़ की पत्तियों से रेशा और राल प्राप्त होता है, तो हाँ ये भी सही है, यानी आंसर होगा आपका 2, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, आंसर होगा सी, ठीक। नेक्स्ट, अगला बात करते हैं, अगला है बोरांस, ठीक है, बोरांस नाम सुना होगा, ठीक है, लाल, चटक लाल होता है इसका फूल। कह रहा है बोरांस यानी रेडोडेंड्रॉन, ये से कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, कि जो बोरांस है, ये मैं करा भी चुका हूं आपको, शायद मैंने दूसरा या तीसरे सेट में मैंने आपको प्रतीक चिन्ह करवाए थे, और इतने सारे क्वेश्चन वहां से करवाए थे कि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आया तो बचेगा नहीं। बोरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, सही बात है, ध्यान रखना, राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प पूछे तो वो ब्रह्म कमल है। अगला है वनों की कटाई के कारण जलवायु और जलचक्र प्रभावित होता है, बिल्कुल, अगर आप वनों की कटाई करोगे तो जलवायु तो प्रभावित होगी, तो सही है। आरक्षित वन मुख्यतः वन्य जीव संरक्षण के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो अलग वनों को बांट दिया जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, ठीक है, और कुछ वन ऐसे भी होते हैं जो अवर्गीकृत होते हैं। खैर, जो संरक्षित आरक्षित वन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, तो बात सही है। यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन इजी स्टेटमेंट है, और कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। कई बार हो जाता है कि यार ठीक है, देख रहे हैं आप कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, दिमाग नहीं लगाना, इजी स्टेटमेंट है, कई बार आ जाते हैं, आप उसमें उपरोक्त सभी को सही कर दीजिए, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप उत्तराखंड के हैं। अब उत्तराखंड के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्किप करूंगा, ये आपको बताना है, और कमेंट में मैं देखूंगा कितने बच्चों को पता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, तो मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं साथ साथ, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दूंगा जो इजी है, जिसका आपको पता होना चाहिए। पहला है, अगला है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है, अभी हमने बात कर दी है, कौन सा है, बोरांस है, बोरांस, ठीक है, बोरांस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है उत्तराखंड में चीड़ का वन किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यहां पर वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई हो गई, तो ये तो बन ही नहीं सकता है, ये बहुत ज्यादा नीचाई हो गई, ये भी नहीं हो सकता है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 800 से 1800 की ऊंचाई तक। कई किताबों में इसको 750 से लेकर 1500 तक भी लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे वो जगह भी इसी बीच में आएगी। तो मेन जो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम हाइट लिखी हुई है वो है 800 से 1800, और इसमें इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इजी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, अगर आपने कुछ चीजें सुनी है तो आप इसे आराम से कर देंगे। यह है देवदार के वन मुख्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हाँ, लगभग ऐसे मानिए कि 1800 से लेकर के 3000 तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 1500 से 3000 मीटर, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा।
तो देवदार के जो वृक्ष हैं वो आपको चीड़ के वृक्षों की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई पर देखने के लिए मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे। जब आप उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर जाएंगे, मध्य हिमालय से ऊपर की साइड जाएंगे, तब आपको कुछ हद तक जो है वो ये देखने के लिए मिलेंगे आपके देवदार के वृक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड के भाबर एवं तराई क्षेत्र में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? साल के वन, देवदार के वन, चीड़ के वन, बोरांस के वन। तो आंसर भाबर और तराई क्षेत्र है, वहां आपको साल के वन देखने के मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको करा दिया था। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में वनों से प्राप्त होने के प्रमुख लघु वन उपज में क्या क्या है? क्या चीज है जो हमें वनों से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन तो जो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी है, क्योंकि पेट्रोलियम ये हम वन से नहीं ले सकते, कोयला, तांबा तो ये तो नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? राल होगा। ठीक है, जिसे लीसा भी कहते हैं, जो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने अगले वाले उसमें जो है सीट में शायद आपको एग्रीकल्चर लिखा है, तो एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे तब मैं कुछ भूमियों के टाइप भी आपको पढ़ाऊंगा कि तलाऊ भूमि क्या होती है, उपराऊ भूमि क्या होती है। ठीक है, वो सब भी आप देखेंगे, तो ऐसे मत सोचना कि जी कुछ क्षेत्र हमारा रह गया, कुछ नहीं रहने वाला, ध्यान रखिएगा। अगला है, बुग्याल किस प्रकार के वन संसाधन का उदाहरण है? आपको पता होगा बुग्याल क्या होते हैं, और मैंने ये आपको पिछली सीट में पढ़ा दिया है। बुग्याल या प्याल ये क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। जैसे कश्मीर वाले क्षेत्र में जो मर्ग होते हैं, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, वो भी घास के मैदान है। ठीक है, तो ये उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं जी ये बुग्याल क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है? नहीं है। समशीतोष्ण वन है? नहीं है। वन तो है ही नहीं ये रियल में क्या है? चारागाह है, यानी घास के मैदान है। तो बेसिकली इन्हें हम क्या बोलेंगे? चारागाह। और इस क्षेत्र में जो मृदा होती है उसे भी कई बार चारागाह मृदा कह देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है अल्पाइन चारागाह। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा। अब आपको जो है मैं पुराने उसमें प्रमुख बुग्याल शायद पढ़ा चुका हूं, और नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैंने अगले एक सेट में, मुझे सेट नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है उसमें एक टॉपिक डाला है बुग्याल। ठीक है, दर्रों के साथ में शायद मैंने बुग्याल को लिखा है। नेक्स्ट अगला है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। काली मृदा की जलधारण क्षमता अधिक होती है, ये भी सही बात है, ध्यान रखना। काली मृदा की भी जलधारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। काली मृदा तो ऐसी होती है कि उसमें आप पानी डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, मतलब पानी को रोकने की क्षमता होती है, लेकिन जब पानी उसमें आप नहीं डालेंगे तो वो सूख के कड़क हो जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसकी जुताई हो गई हो, उसमें धारियां पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और इसी कारण से काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, लाल मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो मैं आपको एक बात मैंने अभी बताई है, भारत की कोई मृदा ऐसी नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताना कौन सी ऐसी मृदा है इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है। नहीं है, भारत की किसी भी मृदा में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने कहा है कि जो 8 मृदाएं हैं भारत में जो क्लासिफाइड की हैं, उन 8 में से एक भी मृदा ऐसी नहीं है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो, यानी भरपूर मात्रा हो। तो भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की, ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए ये ऐसा स्टेटमेंट आप कभी भी सही मत मानिएगा। आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला है, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक विस्तृत मृदा है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया, बिल्कुल सही बात है भाई, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक विस्तृत, बिल्कुल। अगला है, जलोढ़ मृदा को पुरानी बांगड़ और नई को खादड़ में, बिल्कुल सही बात है। जो जलोढ़ मृदा होती है, तो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है जिसे कहते हैं खादड़, और एक होती है जिसे कहा जाता है बांगड़, यानी बांगड़ और खादड़। क्लियर? अब बांगड़ और खादड़ में अंतर क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर हमेशा पानी आता है नदी का, यानी वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति रहती है, जब बारिश हुई, नदी का पानी निकला और वो फैल गया, तो वहां पर क्या होगा? जब धीरे धीरे वो पानी खत्म होगा तो जितना भी उसमें अवसाद था, जो मृदा थी जलोढ़, वो वहीं पे बैठ जाएगी, ऐसे में एक नई परत बन जाएगी। तो ये भी जलोढ़ है, लेकिन ये नई जलोढ़ है, तो इसे क्या बोलेंगे? हम खादड़ बोलेंगे। तो खादड़ मृदा होती है वो उपजाऊ होती है, रीजन क्योंकि वहां पर हर बार नहीं आ रही है, तो उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो उसमें बरकरार है। बांगड़ वो है जो एक बार आ गई, कभी आ गई, उसके बाद में वहां पे नई जलोढ़ मृदा नहीं आती, यानी नदियों का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसे में बांगड़ मृदा की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें गिर जाती है,
जिसके कारण से उसमें क्या मिलाए जाते हैं आपके मतलब यूरिया और जो एनपीके वगैरह खाद हैं, उनकी ज्यादातर जरूरत किसमें पड़ती है? बांगड़ में पड़ती है। तो आप ऐसे मान लो कि जैसे नदी है, तो नदी के जो पास वाला क्षेत्र है वहां पर आपको खादड़ मिलेगी, और जो पीछे वाला क्षेत्र है वहां पर आपको बांगड़ मिलेगी। तो इस तरीके से जो है वो सिस्टम रहता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है लाल मृदा का रंग लोह ऑक्साइड के कारण से लाल होता है। हाँ, ये कुछ हद तक बात जो है वो सही है कि जो लाल मृदा होती है उसमें लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण से वो दिखाई देती है। बिल्कुल, लाल मृदा आपको देखने के लिए मिलती है दक्षिण क्षेत्र में, खास करके जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां पर आपको जो है विस्तृत है। तमिलनाडु हो गया, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है, तो कर्नाटक का कुछ भाग हो गया, वहां पर जो है वो लाल मृदा जो है वो विस्तृत है। उसके बाद है लेटराइट मृदा में जलधारण क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल मैं नहीं, ये गलत है, ध्यान रखना। लेटराइट मृदा में और पर्वतीय मृदा में जलधारण क्षमता कम होती है। इनमें आप पानी डालोगे नीचे चला जाएगा। अरे आप सोचिए ना, लेटराइट मृदा बनी कब है? ये तो बनी तब है जब इसमें निक्षालन हुआ है, यानी इसमें तो निक्षालन की प्रोसेस होती है, तो जितने भी अल्कलाइन क्षारीय तत्व है वो घुल के नीचे चले जाते हैं, अम्लीय तत्व रह जाते हैं, और इसलिए लेटराइट मृदा एक कैसी मृदा है? अम्लीय मृदा है। तो लेटराइट मृदा में जलधारण क्षमता बेहतर नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत हो गया। अब दूसरा गलत होते ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला और तीसरा। इसका मतलब ये सही है, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। हाँ, तो ये वाला सही है, तो आंसर होगा पहला व तीसरा सही है। ठीक है, और आप ध्यान रखना, इससे ऊपर का लेवल क्वेश्चंस का अगर यहां से आया तो मतलब इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ये है कि यहां से पूछ ले। और मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं ये बिल्कुल आपके सिलेबस से है, यानी एक भी पॉइंट सिलेबस से हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अगला है काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है। जलोढ़ मृदा का विस्तार दक्कन के पठार में सर्वाधिक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? उसका रीजन है, क्योंकि जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है आपकी? जहां पर आपका नदी है, नदी के द्वारा पूरा भरा गया है, और ये आपको बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिलता है गंगा के मैदान में। बात समझ रहे हैं? तो ये घटना जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है गंगा के मैदान में। बच्चों एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, लो ये कर देना, लो पानी भी खत्म हो गया। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बताया कि काली मृदा जो है वो कपास के लिए बेहतर होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, काली मृदा जो होती है उसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें जो है वो पानी की जब कमी हो जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए स्वतः जुताई वाली जमीन भी इसको कहा जाता है, मृदा इसको कहा जाता है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार दक्कन के पठार में नहीं होगा, बल्कि ये कहां पर होगा? आपका गंगा घाटी में। तो जो गंगा का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान, वो बेसिकली किससे बना हुआ है? जलोढ़ से। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादड़, एक होती है बांगड़। खादड़ होती है नदियों के पास वाला वो क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है या नई जलोढ़ मृदा आ जाती है, उस वाली मृदा को हम बोलते हैं खादड़, और दूर वाली मृदा को हम बोलते हैं बांगड़। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, ये है रेतीली मृदा में जलधारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ध्यान रखिएगा, जो रेतीली मृदा होती है उसमें जलधारण क्षमता कम होती है। सही बात है, क्योंकि रेतीली मृदा में जब पानी डलेगा तो वो पानी जब ऊपर से गिरेगा तो वो पानी चला जाएगा आपका नीचे, और ये भावर क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। पीली मृदा का रंग लोहा और चूना की उपस्थिति से बनता है। हाँ, कुछ हद तक ये भी सही है स्टेटमेंट, तो दूसरा वाला कथन भी सही है। अगला है पाइन। जो पाइन पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे ब्लू पाइन, ठीक है, और इस प्रकार से सिल्वर पाइन, तो कई प्रकार के पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। तो पाइन वनों के अंतर्गत पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर होगा डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसका जो है वो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मृदा का लाल रंग किस कारण से होता है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से होता है, यानी आंसर यहां पर क्या होने वाला है? आपका बी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, लेटराइट मृदा किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है? मैंने आपको अभी बताया था, लेटराइट मृदा जो बनती है वो बनती है निक्षालन से। जब क्षारीय तत्व नीचे चले जाते हैं और अम्लीय तत्व ऊपर रह जाते हैं, लेटराइट मृदा बनती है, और ये
काजू और चाय वगैरह की खेती के लिए बेहतर होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, एक है चाय और कॉफी, तो ठीक है, गेहूं और जौ नहीं, कपास और गन्ना नहीं, बाजरा और ज्वार नहीं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ये, यानी चाय और कॉफी। कुछ हद तक कॉफी भी इसमें हो सकती है, लेकिन बेहतर होती है ये चाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सी मृदा नदियों द्वारा लाई गई घास से बनती है? आंसर होगा जलोढ़ मृदा। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21% भाग वन है। ठीक है, तो वन अब बढ़ चुके हैं। अब भारत में अगर वन क्षेत्र हम बात करें तो लगभग बढ़ चुका है, तो अब 21 नहीं रहा है। अगला है, मिजोरम में भारत का सर्वाधिक वन आच्छादन है प्रतिशत। हाँ, प्रतिशतता के आधार पे सबसे ज्यादा वन राज्यों के अगर मामले में हम बात करें तो आपको मिजोरम में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता तब मामला अलग हो जाता, तब हम लक्षद्वीप पे पहुंच जाते, लेकिन यहाँ पे अगर राज्यों की बात होती तो हम, वैसे राज्यों की बात है तो वहां पर सही है। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कुछ समय पहले होता, क्योंकि भारत में धीरे धीरे वन क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस वाले स्टेटमेंट को हम पूरी तरीके से सही भी नहीं मान सकते और कुछ हद तक सही है। रीजन, क्योंकि लगभग लगा दिया है, और केवल अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो वो तो लगभग इतना ही निकल करके आएगा जो नई रिपोर्ट है। अगर होता वन एवं वनावरण तब तो हम पहुंच जाते 25 तक। तो ऐसे में इसको भी हम सही मान लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वन रिपोर्ट अलग से कराऊंगा, तो वहां पर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा पूरे वन रिपोर्ट का प्रोवाइड करवा दूंगा। और मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने वन रिपोर्ट आपको कराई भी है पुरानी क्लास में। ठीक है, तो यहां पर आंसर हम क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। लगभग की वजह से हमने इसको सही मान लिया। नेक्स्ट अगला, अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार। अब देखिए, यहां पर देखिए, मैंने बताया था अभी, जो सदाबहार वन है भारत में वो 3 जगह मिलेंगे। एक तो पश्चिमी घाट, ज्यादा वर्षा होती है, एक पूर्वोत्तर, और एक अंडमान निकोबार, यानी स्टेटमेंट सही है। शुष्क पतझड़ी वन राजस्थान में है। शुष्क पतझड़ी वन राजस्थान में है, तो सीधी बात है शुष्क वन है। और पतझड़ी वन है, राजस्थान में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, कुछ हद तक देखने के लिए मिलेंगे। पर्वतीय वन जो है वो आपका हिमालय क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं, सही बात है। राजस्थान में भी देखिए, जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे शुष्क पतझड़ी वन मिलते हैं, और पश्चिम वाला भाग जो है बिल्कुल रेगिस्तानी वाला भाग, वहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां, ठीक है, तो जहां पर रेत है, जहां बारिश, जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे मानो कि 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है, उस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलती है कटीली झाड़ियां, यानी कैक्टस टाइप। और जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है वहां पर आपको मिलते हैं पतझड़ी वन। ठीक है, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? 1, 2, 3, यानी आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण हर वर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? नहीं भाई, ये हर वर्ष नहीं होती है, हर 2 वर्ष में होती है। और अभी हाल ही में नई रिपोर्ट जारी हुई है, 2023 वाली जो रिपोर्ट है वो जारी हुई है, लेट हो गई थी, उसको मैं आपको करा दूंगा एक बार, और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, हर वर्ष नहीं होती है, प्रत्येक 2 साल में होती है। भारत में कुल वन क्षेत्र में सबसे अधिक भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सही बात है। भारत में सबसे ज्यादा वन यही है, और ध्यान रखना सबसे ज्यादा वन ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बेसिकली सागौन के वन जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, जो कि इसी प्रकार के वनों में आता है। मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, तो देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। रीजन ये है, मैंग्रोव वन ज्यादातर आपको मिलेंगे दलदली क्षेत्रों में। ये एक तरीके की दलदली वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति, और मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो फेमस क्षेत्र है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी सुंदरवन डेल्टा। कुछ हद तक पश्चिमी घाट में है, लेकिन मुख्यतः नहीं है, सामान्यतः कुछ पाए जा रहे हैं पश्चिम वाले क्षेत्र में, लेकिन ज्यादातर जो आपको मिलेंगे मैंग्रोव वनस्पति वो यहां मिलेगी। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हम जो है वो सही नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव वनस्पति ये खारे पानी में होती है, यानी एक तरीके की हेलोफाइट है, जो कि लवणीय जल में जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है मैंग्रोव वनस्पति, और इनका बहुत काम भी है। होता क्या है कि ये जहां पर डेल्टा क्षेत्र होता है वहां पर ये वनस्पति फैली रहती है नीचे, ठीक है, और इसमें जैव विविधता का बहुत ज्यादा वो रहता है, यानी
जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। और इसके अलावा जब कभी तूफान वगैरह आता है ना, तो ये जो मैंग्रोव है ये भी एक अवरोध का काम करते हैं। हालांकि इन्हें भी नुकसान होता है, लेकिन तूफान को तोड़ने का काम भी काफी हद तक मैंग्रोव करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में मैंग्रोव धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं कि मैंग्रोव वनस्पति कुछ हद तक बढ़े, और भारत में मैंग्रोव वनस्पति उतनी नहीं है जितनी भारत में मैंग्रोव वनस्पति होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो कि इसमें आंसर दूसरा और तीसरा लिया गया हो सही, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं अगर ऐसा है तो ये गलत होगा। ठीक है, यहां पर ये मैंग्रोव वन सामान्यतः मतलब कुछ हद तक जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैंग्रोव वन आपको कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? इस वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसे तो हम सही मान भी नहीं सकते हैं, हर वर्ष तो होता ही नहीं है ये काम, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी गलत है, बट ऑप्शन में नहीं है, तब हम टिक करेंगे दूसरा और तीसरा। सही कथन का चयन कर रहा है तब हम आंसर लेंगे दूसरा और तीसरा। अगला है, भारत में वनों का असमान वितरण जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है भाई, वनों का असमान, भारत में जो वन अलग अलग हैं उसका रीजन जलवायु है, स्थलाकृति है और मृदा है। हाँ, देखिए जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर पेड़ों के पत्ते चौड़े होंगे और वो कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे यहाँ पर, यानी वहां पर वृक्ष जो होंगे वो सदाबहार होंगे। जहां पर कम वर्षा पड़ेगी, एक खास ऋतु में वर्षा होगी, वहां पर पतझड़पन होंगे, उनकी पत्तियां थोड़ी छोटी होंगी और वो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देंगे। अब ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी होगी, बिल्कुल शुष्क मामला जैसे राजस्थान, तो वहां पर वनस्पतियों के पत्ते बहुत छोटे होंगे और मे भी हो सकता है कि पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कैक्टस में जो वो हैं कांटे, वो रियल में पत्तियां ही तो हैं। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जितना आकार छोटा होगा उतना ही बाष्पीकरण कम होगा। चूंकि पानी की कमी है इसलिए बाष्पीकरण कम होना चाहिए और इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। कारण, उत्तर पूर्व भारत में उच्च वर्षा और गर्म जलवायु के कारण सदाबहार वनों का विकास होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे उत्तर पूर्व भारत में उच्च वर्षा है, ठीक है, और उस उच्च वर्षा के कारण से आपको सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। कायदे में क्या होना चाहिए था कि उच्च वर्षा के कारण सदाबहार मिलते हैं? एक है कि गर्म जलवायु, ठीक है, चलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तो भारत की है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर दोनों तो सही हैं, लेकिन क्या इसके कारण से ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। ये वाला नीचे होना चाहिए था, ये वाला ऊपर होना चाहिए था। यानी होना ये नीचे चाहिए था कि वनों का असमान वितरण जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी पर निर्भर करता है और उत्तर पूर्व भारत में उच्च वर्षा और गर्म जलवायु के कारण सदाबहार वनों का विकास हुआ है। ठीक है, हाँ, नहीं सही है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं पढ़ के बताता हूं, आप देखिए, सुनिए एक बार। उत्तर पूर्व भारत में उच्च वर्षा और गर्म जलवायु के कारण सदाबहार वनों का विकास होता है, अतः कहा जा सकता है कि भारत में वनों का असमान वितरण जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है अलग अलग जगह पर, इसके कारण से ही हम कह सकते हैं कि भारत में वनों का असमान वितरण है। इसलिए भाई सही है, दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करता है। इस वाले को आपको पहले पढ़ना है और जानना है कि क्या इसके रीजन से उस वाले को हम सही कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, तभी आपको ये सही मानना है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा कथन गलत है? भारत में कुल वन आवरण बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, कम कम लेकिन बढ़ रहा है, पॉइंटों में बढ़ रहा है। मैंग्रोव पर मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं, सही है। शुष्क पर्णपाती वन सबसे कम क्षेत्रफल में है, नहीं। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल में आपको जो मिलेंगी, एक तो मैंग्रोव है, ये बहुत कम है। इसके अलावा कटीली झाड़ियां ये जो है वो कम है। ठीक है, पर्णपाती वन तो बड़े पैमाने पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर्णपाती वन के दो पार्ट हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क, लेकिन इनसे ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर मिजोरम से कम है। हाँ, मिजोरम प्रतिशतता के आधार पर ज्यादा है, पर क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश ज्यादा है।
तो प्रतिसत्ता के आधार पे तो मिजोरम से कम ही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये वाला गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के आधार पे किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और प्रतिसत्ता के बारे में पूछता तब आंसर होता मिजोरम। अगला क्वेश्चन यही है कि भारत में प्रतिसत्ता के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो आंसर होगा मिजोरम। अगला है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और यह आपको कहां मिलेगा देखने के लिए? पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंग्रोव वन किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य वन रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ये आपने सुना ही होगा। किसके द्वारा होती है? आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहां पर है? उत्तराखंड के हैं, तो आपको जरूर पता होगा, कमेंट में बताइएगा इसका मुख्यालय कहां पर है। ये हर 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण। अब करंट के कुछ क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ये बात चल रही है 2024-25 के लिए। तो ये किसको किया गया? लंबे समय तक आप पढ़ते आ रहे होंगे और वो आपने पढ़ा होगा इंदौर। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को सबसे जो है स्वच्छ घोषित किया गया है? इंदौर है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में, क्योंकि हम जुलाई 2025 की करंट पढ़ रहे हैं, जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो है वो ये है कि जिन जिलों में कम उत्पादकता है, ऐसे जो जिले हैं वहां पर हमें उत्पादकता बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ेगी? उन जिलों की मृदा जिस कृषि भूमि के लिए बेहतर है, उन उत्पादों को वहां पर जो है वो बोआ जाए। तो इसी की दृष्टि से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, उद्देश्य है कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार करना। तो लगभग इसमें हमने 100 जिलों को चिन्हित किया है जिसमें जो है वो हम उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर जुलाई में जो 2 राज्यपाल चेंज हुए हैं, एक तो ये आसिम कुमार घोष, ये हुए हैं कहां के? हरियाणा। और एक ये पुष्पति अशोक गजपति राजू, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहां के हैं? गोवा के। ये दोनों ही घटनाएं जुलाई में हुई हैं, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जुलाई की बात है और आप देखिए अगस्त सितंबर आपका पेपर होगा तो मे भी ये आपसे एग्जाम में पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? देखिए, ये तो मैं आपको अलग से भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे 1 घंटा 8 मिनट की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी क्लास, 2 घंटे भी जाएगी। देखिए, ब्रिक्स ये तो आपको पता ही है कब बना था। ठीक है, पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया, 2009 में गठित हुआ था, 2010 में ब्रिक्स रूप में सामने आया, और अब इसमें कंटिन्यू देशों की संख्या बढ़ रही है, और अब इसमें देशों की संख्या बढ़ के लगभग 11 हो गई है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहां हुआ है? रियो डी जेनेरियो में। ब्रिक्स को अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो, क्वेश्चन जरूर आएगा। उसका रीजन है क्योंकि इसका जो अगला सम्मेलन है वो भारत में होना है 2026 में। तो अगली जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो इसका भारत में होना है, 18वां इंपोर्टेंट है, और इसमें जितने देश अब जुड़ कर बढ़ गए हैं वो आपको सब याद रखने हैं, करने हैं। हालांकि ब्रिक्स में आपको अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, संगठन में आपको अलग से सब पढ़ाऊंगा, तो खैर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप, तो ये हुई है कहां पर? अस्ताना में। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके कि अस्ताना कहां पर है, किसकी राजधानी है अस्ताना। तो अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किया गया। भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं मुक्केबाजी में, और ये 3 मुक्केबाजी में जो मिले हैं वो कौन है? मीनाक्षी है, संजू है, जैस्मीन है, साक्षी है, जैस्मीन है, नुपुर है। ठीक है, अलग अलग नाम है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा।
एक साक्षी का नाम, एक जैस्मीन का नाम और एक नूपुर का नाम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। 3 गोल्ड आए हैं, एक बड़ी जो है वो भारत के लिए सफलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, आप बताइए कमेंट करके इसका मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का आईसीसी के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? जय साहा, मनु साहनी, संजोग गुप्ता। ध्यान रखिएगा, संजोग गुप्ता को जो है वो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सीईओ नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, आंसर होगा सी। अगला है, जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? एक तो 43वां याद रखना, 43वां चिन्हित किया गया है मोइदम, मोइदम को, चिरोम मोइदम। ये क्या है भाई? ये अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान, शाही कब्रिस्तान। तो कहां पर होगा अहोम साम्राज्य? कहां पर होगा? ये होगा असम में। तो असम में एक साम्राज्य था अहोम साम्राज्य, उनका एक शाही कब्रिस्तान था जिसका नाम है मोइदम, चिरोम मोइदम। तो इसको क्या किया गया? 43वां यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थल के रूप में शामिल किया। और अब 44वां जो है, जो मराठाओं के किले हैं उनको शामिल किया गया है। यानी जो मराठा किले हैं, जो भी मराठाओं की संस्कृति है, उनका जो परिदृश्य है, वो सब जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो आंसर राजस्थान के पहाड़ी किले, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, अजंता की गुफाएं और चोल मंदिर। तो यहां मराठाओं से रिलेटेड है, इसलिए मैं आंसर क्या लगाऊंगा यहां पर? ये। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक कौन बने हैं? अभी ग्रीस में रेस हुई थी, वहां पर 10 सेकंड और 18 माइक्रो सेकंड यानी 10.18 सेकंड में जो है वो क्या नाम है, अनिमेश कुजुर ने इस रेस को पूरा किया और इस प्रकार से ये जो है भारत के सबसे तेज 100 मीटर दौड़ के धावक बन गए हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा। अगला है, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक समुद्रीय द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? ये ऐसे ही याद रख लेना, इसका नाम है सिम्बैक्स। ठीक है, तो ये प्रमुख क्वेश्चन है, केवल इतने नहीं, रोज 10-10 क्वेश्चन हम करेंगे। आज पहली क्लास है तो मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि दिन में भी 6-7 क्लास हो जाती है, 6-7 घंटे हो जाता है ऑफलाइन, धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग बढ़ेगी तो मैं करंट के क्वेश्चंस को भी एक्सप्रेशन लेवल उनका जो है वो थोड़ा इनहेंस कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। मुझे लगता है क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा और इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू जो है वो प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। बहुत बच्चों के मैं कमेंट देखता हूं कि सर रोज क्लास आनी चाहिए, रोज क्लास दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि रोज क्लास में एक रूटीन रहता है, रोज ही क्लास होनी चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि जितना आपको मैं सिलेबस दिया, जैसे मैंने कल क्या होना है, अगले एक वीडियो में क्या होना है, उसके लिए मैंने आपको एग्रीकल्चर दिया, ठीक है, भारत का, उत्तराखंड का एग्रीकल्चर है, करंट अफेयर, उसके लिए आपको भी तो पढ़ना है। मैं आपको एक करके अगर किताबें दे दूं, मतलब अगर क्लासें दे दूं और आप कर लेंगे तो उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। वो तभी रहेगा जब आपको मिल रही है टाइम से। आपने देखा अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक क्लास देखने के बाद दोबारा से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा सेट पढ़ेंगे। खैर चलिए, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।